प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे संसद का आखिरी टॉपिक, ठीक है ना, वो है संसद के कार्य। तो वैसे तो क्या है, अमूमन इस टॉपिक को संसद के सबसे शुरू में पढ़ाया जाता है, लेकिन शुरू में भाई अपन कार्य पढ़ाएंगे तो उसमें कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। अब अपन क्या सारे कार्य एक एक देख चुके हैं, अब आप इस चैप्टर को समझोगे तो बहुत ईजी आपको लगेगा, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि ये चैप्टर होने में बहुत ईजी है, बशर्ते इसको संसद के एक एक आर्टिकल को देखने के बाद पढ़ा जाए। और ये चैप्टर बहुत क्लिष्ट है अगर आपने उसको संसद के आर्टिकल पढ़ने से पहले पढ़ लिया तो, क्योंकि ये निष्कर्ष है। अब आप खुद ही समझ लो, निष्कर्ष को अगर चैप्टर के शुरू में लगा दें तो क्या वो निष्कर्ष समझ में आएगा? बताओ बताओ खुल के बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? निष्कर्ष को शुरू में लगा दिया तो कैसे समझ में आएगा कि सर वो तो निष्कर्ष है, सर वो तो सारांश है उसका। तो निष्कर्ष सारांश तो सर आखिरी में होता है कि नहीं है? तो ये सारांश चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल इजी अब आपको लगेगा, ठीक है, क्योंकि अपन पहले एक एक आर्टिकल देख चुके हैं। तो अपना टॉपिक है संसद की भूमिका, रोल ऑफ पार्लियामेंट या फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में संसद एक केंद्रीय स्थिति में रखती है। भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में संसद एक केंद्रीय स्थिति में रहती है, करते ना ये रहती है, और उसकी बहुक्रियात्मक भूमिका, मतलब उसके मल्टी फंक्शनल सारे उसके फंक्शंस होते हैं, वर्क है ना, मल्टी फंक्शन वर्क वो करती है ना, क्योंकि वो केंद्रीय स्थिति में होती है। केंद्रीय स्थिति का मतलब क्या है? पूरे देश के लिए कानून वही बनाती है, वो सेंटर है, केंद्र में है बिल्कुल, ठीक है। तो पूरे देश की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है, देश प्रशासन की पूरी, है ना। राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में संसद केंद्रीय स्थिति में, एक को भी हटा दो, है ना, केंद्रीय कर दो ये, ओके, केंद्रीय स्थिति में रहती है और उसकी बहुक्रियात्मक भूमिका होती है। इसे विशेष शक्तियां प्राप्त है। निम्नलिखित शक्तियों एवं कार्यों को, मतलब इसकी संसद की शक्तियों एवं कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। ये संसद के कार्य हैं मेन रूप से। असली टॉपिक जो है वो ये है, ठीक है। तो अपन एक एक रूप में देखा हुआ, देखते हैं अपन। विधायी शक्तियां एवं कार्य, पहले पढ़ के सुनाता हूं। विधायी शक्तियां एवं कार्य, कार्यपालिका शक्तियां एवं कार्य, विधायी, वित्तीय, संवैधानिक, न्यायिक, जुडिशियल, निर्वाचक, इलेक्शन रिलेटेड, अन्य अदर। विधायी मतलब लेजिस्लेशन रिलेटेड, लेजिस्लेटिव पावर्स, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर्स, वित्तीय फाइनेंशियल पावर्स, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, न्यायिक जुडिशियल पावर्स, निर्वाचक इलेक्शन रिलेटेड पावर्स, अन्य अदर पावर्स। अब जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं कि संसद का मेन कार्य होता है कि कानून बनाना। अब कानून कैसे बनता है? अब आप याद करो आर्टिकल 107, जहां से अपन ने शुरुआत करी थी ये गैप के बाद में। तो 107 क्या कहता है कि संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। और प्रत्येक कानून कितनी रीडिंग्स पे बनता है? कोई भी जो विधेयक होता है, जो बिल बनता है, मतलब कोई भी विधेयक जो होता है वो जब एक्ट बनता है, अधिनियम, मतलब कोई भी विधेयक जब अधिनियम बनता है, इंग्लिश में बोले तो कोई भी बिल जब एक्ट बनता है तो उसमें कितनी स्टेज होती है? तो 3 वाचन होते हैं, मैंने बताए थे हर हाउस में, ठीक है, 3 वाचन, और उसमें बीच में द्वितीय वाचन पे समिति स्तर होता है, ठीक है, कमिटी स्टेज, ठीक है। तो विधायी लेजिस्लेटिव फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब ये क्या है, जो अपनी 3 सूचियां होती है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उनसे रिलेटेड ये कानून बना सकती है। संघीय सूची पे तो बना ही सकती है, राज्य सूची पर 5 विशेष परिस्थितियों में बना सकती है, और समवर्ती सूची पे संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी बना सकते हैं। लेकिन अगर जब टकराव उत्पन्न होता है तो संसद का कानून की ही चलती है, ठीक है। अध्यादेश राष्ट्रपति बना सकता है, अपने देखा था आर्टिकल 123 के तहत 123, लेकिन वो अध्यादेश जो है वो संसद द्वारा 6 माह व 6 सप्ताह के अंदर वो पारित होना चाहिए, तभी वो अध्यादेश स्टैंड करेगा, एल्स नहीं है। प्रत्यायोजित या अधीनस्थ, इसको अपन बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। संसद मोटा मोटा खाका बना देती है और एग्जीक्यूटिव को दे देती है आगे नियम बनाने के लिए। तो ये हो गया कार्यकारी, विधायी, लेजिस्लेटिव। कार्यकारी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होते हैं? अपन ने देखा था कि जो कार्यपालिका होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अब लोकसभा में उसको बहुमत जरूरी होता है। दूसरा, फिर लोकसभा, जैसे अपन ने अनेक माध्यम देखे थे, जैसे प्रश्नकाल देखा था, ठीक है। फिर अपन ने अनेक प्रस्ताव देखे, जैसे समापन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण, विश्वास, अविश्वास, निंदा, धन्यवाद, विशेषाधिकार, अविलंबकारी, ठीक है, मतलब विलंबकारी, अनियत, ठीक है, ये सारे प्रस्ताव अपन ने देखे थे। तो उनके तहत कार्यपालिका पे प्रश्न चिन्ह लगा सकती है विधायिका। तो ये कार्य क्या होते हैं संसद के, कि कार्यपालिका को बिल्कुल एक जो है ना खींच के रखना, बिल्कुल उस पर नियंत्रण रखना, उत्तरदायित्व फिक्स करना कार्यपालिका पे, ये संसद का काम होता है।
ठीक है। फिर समितियां जैसे मैंने बताई थी, आपको याद है, ऐसे मैंने बनाई थी, जैसे समितियां आपने पढ़ी थी, ये संसद, इसकी दो तरह की समितियां, एक है स्टैंडिंग स्थायी समितियां, एक है अपने तदर्थ जो टेम्परेरी समितियां जिनको बोलते हैं, ये है स्थायी, ये है तदर्थ। ठीक है। स्थायी समितियां मैंने आपको बताया था, जैसे वित्तीय स्थायी समितियां खासतौर पर तीन पढ़ी थी अपन ने, क्या, पीएसी, ईसी और सीपीयू, कमिटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेज अंडरटेकिंग्स। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा भाई, वित्तीय देखी थी। वित्तीय के बाद सबसे पहले अपन ने वित्तीय देखी थी, वित्तीय स्थायी समितियां। फिर अपन ने विभागीय देखी थी, विभागीय स्थायी समितियां, जो टोटल 24 थी। ठीक है। 16 8 16 लोकसभा की, 8 राज्यसभा की। उसके अलावा अपन ने अन्य स्थायी समितियां देखी थी और तदर समितियां भी देखी थी। उसमें दो देखी थी, जेपीसी और सिलेक्ट कमेटी। ठीक है ना। तो ये समितियों के माध्यम से संसद प्रभावी नियंत्रण रखती है, किस पे, कार्यपालिका पे। कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद। फिर वित्तीय में बजट अपन ने देखा, बजट धन विधेयक 109 में परिभाषा देखी, 109 में प्रोसीजर देखा, 110 में परिभाषा देखी, और किस तरह से लोकसभा को उसमें शक्ति है, राज्यसभा 14 दिन तक रख सकती है, पास कर दे तो बढ़िया, नहीं तो ऑटोमेटिक पास माना जाता है, और राष्ट्रपति उसके ऊपर पहली बार के अंदर अनुमति देनी होती है, क्योंकि वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। ऐसा अपन ने अनुच्छेद 109 के अंदर पढ़ा। ठीक है। संवैधानिक शक्तियां, संविधान संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है। 368, इसमें तीन तरह के बहुमत चाहिए होते हैं, साधारण बहुमत और मतलब सिंपल मेजोरिटी, देन स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी विद सपोर्ट ऑफ या विद रिकमेंडेशन ऑफ 50% प्लस, विद वैलिडेशन ऑफ 50% प्लस मोर। तो साधारण बहुमत में तो क्या होता है, प्रेजेंट इन वोटिंग का 50% से ज्यादा। स्पेशल बहुमत में क्या होता है, स्पेशल बहुमत में दो बहुमत जुड़ जाते हैं, टोटल का 50% से ज्यादा और प्रेजेंट इन वोटिंग का 50% या 3/4, ज्यादातर में 2/3 रखा जाता है, 2/3 से ज्यादा 67%। और तीसरे तरह का विशेष बहुमत क्या है, कि वो विशेष बहुमत तो है ही क्या, टोटल का बहुमत, प्रेजेंट का 2/3, और तीसरा जो उसमें जुड़ जाता है ना, तीसरा मतलब सी बिंदु, वो क्या है, 50% से अधिक राज्यों का उसमें उनका अनुमोदन आवश्यक होता है या समर्थन आवश्यक होता है। ठीक है। फिर न्यायिक के अंदर अपन देखेंगे हटाना, जैसे राष्ट्रपति को हटाना, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाना, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के जजेस को हटाना। जैसे अपन ने सर्वोच्च न्यायालय का तो एक ही जज से हटाया, लेकिन उसका पेश हुआ था, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वी रामास्वामी का। ठीक है। हाईकोर्ट के जजेस के रूप में अपने कर्नाटक कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस का देखा था। ठीक है ना, कैसे उनको जैसे हटाएगा, और फिर वो खुद ही पेश हुए ऐसे सदन के अंदर, है ना। ऐसे कलाकारों को 6 माह की जेल थी। और सौमित्र सेन है ना, सौमित्र सेन के खिलाफ कैसे राज्यसभा में पारित हुआ, और फिर वो खुद ही पेश हुए बचाव में, ऐसे। ठीक है। फिर न्यायिक निर्वाचन संबंधी कार्य, राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा को निर्वाचित सदस्य करते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सिर्फ संसद के सभी सदस्य करते हैं, ऐसे। फिर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य करते हैं अपने सदस्यों में से, और राज्यसभा के सदस्य उप सभापति, है ना, उप सभापति का चयन करते हैं। सभापति का चयन नहीं करते। सभापति का चयन क्यों नहीं करते, क्योंकि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। शब्दों पे गौर करो, अन्य शक्तियों में अपन जैसे देखेंगे। ठीक है ना। तो ये ऐसे ये नॉर्मल शॉर्ट एंड स्वीट है। ठीक, एक बार बताया तो मैं आपको, देखो, विधायी शक्तियां एवं कार्य, संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियां बनाना है। इसके पास संघ सूची है ना, यूं है, संघ सूची विषयों जिनमें मूल रूप से 98, वर्तमान में 99 विषय है, पर अविशिष्ट विषयों जो कि किसी सूची में शामिल नहीं है, रेजिडुअल पावर जिनको बोलते हैं, उन पे बनाने का विशिष्ट अधिकार है, मतलब दूसरा कोई नहीं बना सकता, अनन्य शक्ति है। किस पे, संघ सूची के ऊपर, और जो रेजिडुअरी पावर्स हैं उनके ऊपर। रेजिडुअरी जो किसी को नहीं दी गई, अविशिष्ट। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी पे विवाद हो जाता है तो संसद संवर्धित सूची का, देखो, सारांश इतना सही है कि संसद और राज्य दोनों बना सकते हैं इस पे कानून, मतलब संसद भी बना सकती है और राज्यों की विधानसभा बना सकती है कानून संवर्धित सूची के विषय पे। लेकिन यदि टकराव होता है संसद और राज्यों की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच में, तो संसद का कानून प्रभावी होता है। ये अपन को समझना है इसमें। ठीक है। ये देखो, संसद की विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगी, ऐसे। फिर राज्य सूची पर अन्य मतलब बनाने की शक्ति तो राज्य विधानमंडल को होती है, लेकिन संसद भी उस पर कानून बना सकती है। कब ऐसी 5 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं आर्टिकल 249 क्या है, संसद राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे और फिर उसके संदर्भ में संकल्प पारित करे। ठीक है ना, तो उसमें उसके संदर्भ में संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर।
राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया, और पहले राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी और फिर उसके ऊपर कानून बना सकती है संकल्प पारित करके। संकल्प समझ गए आप? अब प्रस्ताव अपन ने देखा था, फिर संकल्प देखा। प्रस्ताव मोशन था, संकल्प रेजोल्यूशन था। वो सगाई करवा रहे थे अपन, प्रस्ताव दिया है ना, मोशन, और फिर वो प्रस्ताव पास हो गया तो वो हो गया रेजोल्यूशन। मत जब पड़ गए उसके ऊपर तो वो रेजोल्यूशन बन गया, संकल्प बन गया। संकल्प में विकल्प नहीं होता, बताया था, सगाई वाली बात याद है? ठीक है। तो सबसे पहले तो 249 राष्ट्रीय महत्व घोषित करके, फिर 252 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से निवेदन करें कि इस राज्य सूची के विषय पे आप कानून बना दो, तो बना सकते हैं। फिर 253 क्या है कि संसद ने कोई ऐसी संधि करी, जैसे WTO से संधि करी कि एग्रीकल्चर सब्सिडी हम कम करेंगे, ठीक है, तो कृषि विषय हो गया राज्य सूची का। तो अब चूंकि संसद ने एक संधि कर ली, अंतरराष्ट्रीय संधि, तो अब संसद बंद गई, तो वो ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है बगैर राज्यों की अनुमति के, मतलब राज्य सूची के विषयों पे, जब अंतरराष्ट्रीय समझौते, संधि और समझौते के तहत ऐसा करना जरूरी हो। 253 के तहत, आर्टिकल 253। अनुच्छेद 352 क्या है? पूरे देश में राष्ट्रीय आपदा लगी हो, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो, है राष्ट्रीय आपातकाल जिसको अपन बोलते हैं वो लगा हो, तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। दूसरा 356, जब किसी एक राज्य विशेष के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हो तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ऐसा हमने देखा कि राज्य सूची पे हालांकि राज्य का विधान, संबंधित राज्य का विधानमंडल ही कानून बना सकता है, लेकिन 5 परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वो 5 परिस्थितियां अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय महत्व, अनुच्छेद 252 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर, अनुच्छेद 253 कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता किया तो उसको प्रभावी करना है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपदा लगी हो, अनुच्छेद 356 जब किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हो। 352 में पूरे देश में लगता है और 356 में एक राज्य के अंदर लगता है, और 360 में विद्या आपदा लगती है जो आज तक लगी नहीं। समझ गए? ये है विधायी कार्य, समझ गए ना? खुद के ऊपर तो बना ही सकती है, दूसरों पर कैसे बना सकती है ये समझना जरूरी है हमने को। फिर अध्यादेश के संबंध में क्या था कि अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, लेकिन वो अध्यादेश 6 माह व 6 सप्ताह की अवधि में स्वीकृति मिलनी चाहिए संसद की, अन्यथा वो जो अध्यादेश है वो क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी हो जाएगा। 6 माह 6 सप्ताह क्यों? क्योंकि संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होती है, लेकिन बैठकों 2 सत्र होते हैं ना, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज्यादा का समय नहीं हो सकता, है ना, 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। और जब सदन बैठा तो फिर वो 6 सप्ताह के अंदर उसको पास करना होता है वो अध्यादेश को। तो किसी भी अध्यादेश की मैक्सिमम लाइफ क्या हो सकती है? 6 माह और 6 सप्ताह, तो मतलब 6 माह 6 सप्ताह, तो करीबन 6 सप्ताह कितने हो जाते हैं? 1.5 महीना, तो 6 + 1.5 7.5 महीना किसी भी अध्यादेश की टोटल लाइफ होती है। ये अपने को समझना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अध्यादेश मैक्सिमम कितने समय तक जिंदा रह सकता है? तो 7.5 महीने वो जिंदा रह सकता है, 7.5 महीने से एक दिन ही ज्यादा नहीं रह सकता। क्यों सर? क्योंकि 6 महीने ज्यादा गैप नहीं हो सकता है सदन के 2 सत्रों के बीच में, ठीक है, और फिर 16 दिन बांध रखे हैं संसद ने, ऐसे मतलब 6 सप्ताह का मतलब हो गया आधा महीना, 7 और 7 14, ठीक है, ऐसे सही है। ओके, ये हो गया। फिर प्रत्यायोजित विधान या अधीनस्थ मैंने आपको समझा ही दिया, ये वहां अपन ने अच्छी तरह समझा 107 के अंदर। ये तो देखो अब यहाँ पे ज्यादा समय नहीं दे सकते, यहाँ समझने से मतलब क्या है, पहले जब पढ़ चुके हैं तो यार। कार्यकारी शक्तियों में अपन क्या देखते हैं? एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये मंत्रिपरिषद के संदर्भ में भारत के संविधान में सरकार को संसदीय रूप की स्थापना की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। कल मैंने इससे पहले वाला टॉपिक देखा ना अपन, इसीलिए वो टॉपिक मैंने पहले पढ़ा है। पहले सारे टॉपिक पढ़ाया जाता है। इस टॉपिक को पढ़ाने का क्या है वैज्ञानिक तरीका? पहले संसद से रिलेटेड आप सारे टॉपिक पढ़ाओ, सारे आर्टिकल और वह सारे टॉपिक्स, ठीक है ना, उसके बाद ही आता है। तो अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में देखा था ना कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो वो 2 अलग अलग व्यक्ति होते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरे बिंदु में, चौथा बिंदु था, उसमें अपन देखा था कि संसद जो है, संसद जिसको अपने शक्ति का प्रतिकरण के सिद्धांत में देखा था, तो यहां शक्ति का प्रतिकरण काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंत्रिपरिषद जो है विधायिका का भी हिस्सा है, कार्यपालिका का तो हिस्सा है ही, लेकिन वो चूंकि संसद के सदस्य जरूरी होना होता है उनका मंत्री को, इसलिए विधायिका का भी हिस्सा होती है कार्यपालिका। तो क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। फिर विधायिका इनके ऊपर कंट्रोल रखती है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये उसी कंट्रोल की बात है यहाँ पे। संसदीय रूप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसदीय रूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल में देखो कहाँ कानून किसी तरह कंट्रोल नहीं होता पार्लियामेंट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में।
ओबामा का हेल्थ केयर कानून का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें डिफरेंस वाली जो फाइल थी, इससे पहले वाली जो फाइल है ना, जो वीडियो है, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र में भेद, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, अध्यक्षीय कह लो या राष्ट्रपति व्यवस्था कह लो, उसमें भेद। इसमें कार्यकारिणी मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री? बिल्कुल राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि वही उनको शपथ दिलाता है और कार्यों का उनके मध्य आवंटन करता है राष्ट्रपति की सिफारिश पे, लेकिन नियम वही बनाता है, रूल्स ऑफ बिजनेस राष्ट्रपति। संसद कार्यकारिणी पर मतलब एग्जीक्यूटिव पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालिक चर्चा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास, निंदा और अन्य चर्चाओं के जरिए नियंत्रण रखती है। याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था? पहले समापन, स्थगन, ध्यान आकर्षण 3 हो गए, विश्वास, अविश्वास 5 हो गए, निंदा, धन्यवाद 7 हो गए, 8वां अपने हो गया विशेषाधिकार, 9वां अनियत और 10वां विलंबकारी। बिल्कुल इजी, फ्लो में याद करो यार। संसद अपनी समितियों, बता चुका हूं मैं, स्थायी और तदर स्थायी में वित्तीय स्थायी समितियां और विभागीय स्थायी समितियां। ठीक है, वो जो टेबल जैसे मैंने बनाई थी ना, उस टेबल को याद रखो, वो टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसी, ईसी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स 22, 15, 7, 30, 30, 22, 15, 7, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। फिर विभागीय समिति वो देखी थी अपने डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज देखी थी क्या? 17 मतलब टोटल 24 हैं, तो 16 और 8। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 45, मैक्सिमम मेंबर 45, मतलब 30 और 15। वर्तमान में है कितने? 31 है ना, 31, तो 21 और 10 ऐसे। याद है टेबल ऐसे बनाई थी पूरी, है कि नहीं? वो तो साला थंबनेल ये लगा हुआ, उस मतलब मैंने देखा कि थंबनेल क्या लगा है, थंबनेल ये लगी हुई है। तो यार ऐसे बिल्कुल नहीं, ढंग से करो, मजा आना चाहिए तभी मजा आना चाहिए, तभी मजा है, नहीं तो क्या है, ऐसे टाइम पास है। आगे समितियां समिति के माध्यम से अधीक्षण करती। बार बार जब समितियां पढ़ा तो मैंने बताया था कि ये संसदीय नियंत्रण का बहुत बड़ा साधन है, बताया था ना, बताया था सर। चलो, मंत्री संसद के प्रति सामूहिक रूप से मतलब यूं है ना, मंत्री ये संसद हटाओ है ना, ये संसद के प्रति नहीं होते, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों, याद रखो, क्वेश्चन बहुत आता है। प्रत्येक मंत्री सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं। याद रखो ये क्वेश्चन, और मुझे पता है मैं कितना ही बोल दूं याद रखो, फिर भी आधे से ज्यादा स्टूडेंट पता नहीं क्यों गलत करके आएंगे। अब मुझे क्या पता है क्यों करके आएंगे, उनको मजा आता है फेल होने में। मैं बता रहा हूं ना, कुछ जैसे अपन पढ़ते हैं तो बता रहा हूं, जैसे मैं खास तौर पे जैसे बताऊं, जिस तरह से अपन मेहनत करते हैं, तो मेरे पास वो स्टूडेंट फेल होता है जो ठान के बैठा कि मैं तो फेल होऊंगा हर हाल के अंदर, मुझे साला कोई माइकल लाल पास ही नहीं करवा सकता। अब मुझे बताओ इससे अच्छा और क्या होगा? कुछ हो तो बता देना, मैं भी देख लूंगा। चलो आ जाओ, है ना, खैर छोड़ो, ये हो गया। फिर क्या है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब है कि मंत्री अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, संसद में नहीं, लोकसभा में जरूरी है। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। अविश्वास में भी पढ़ा था अपन ने, 28 बार की कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी के प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से ला सकती है। राष्ट्रपति के उद्घोषण भाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पास ही नहीं हो तो गिर जाएगा। निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव कब देते हैं अपन ने? आर्टिकल 87 देखा था, राष्ट्रपति 2 बार संबोधन करता है। एक तो प्रत्येक बार जब लोकसभा गठित होती है तो पहली लोकसभा के पहले सदन को, 17वीं लोकसभा है तो पहले सत्र को, ठीक है, और फिर हर साल जो पहला सत्र होता है उसके पहले दिन को, पहला सत्र होता है बजट सत्र, उसके पहले दिन राष्ट्रपति संबोधन करता है दोनों सदनों के संवेद सदन को, हाउस असेंबल टुगेदर, संयुक्त बैठक को नहीं। संयुक्त बैठक करती है अध्यक्षता तो राष्ट्रपति थोड़ी करता है, अध्यक्ष करता है लोकसभा का, राष्ट्रपति तो बुलाता है संयुक्त बैठक। तो जो अनुच्छेद 87 में क्या वर्ड लिखा हुआ? संवेद सदन, हाउस असेंबल टुगेदर। संयुक्त बैठक लिखा हुआ है 108 में, ना कि 87 में। तो ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है अनुच्छेद 87 के एवज में दिया जाता है। निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव मतलब कैसे कि अगर निंदा करना, किसी ने गलत बोला है, कुछ किया है, स्थगन, ध्यान आकर्षित करना। स्थगन मतलब जो चर्चा को स्थगन, सॉरी वो नहीं था, ध्यान आकर्षित। स्थगन का मतलब जो चर्चा चल रही है उसको समाप्त करो और जो हम बता रहे हैं उस बिंदु के ऊपर चर्चा करो, तो चर्चा को स्थगित करना है। धन विधेयक पढ़ लिया, 109 के अंदर प्रक्रिया है, 110 के अंदर परिभाषा है
कटौती प्रस्ताव पीईटी से पढ़ाए थे, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट एंड टोटल टोकन कट। पॉलिसी नीति को नकार रहे, इकोनॉमी कट की मितव्ययिता लाना, और टोकन कट बस 100 रुपए की तो करो ही करो कटौती टोकन कट। समझ गए? ऐसे स्पीड ज्यादा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ चुके हैं सारा, अभी भी स्पीड नहीं आएगी तो फिर कभी नहीं आएगी। वित्तीय शक्तियां, संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न ही किसी कर की उगाही कर सकती है, न ही कर लगा सकती है, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्त विवरण, और न ही किसी प्रकार का, ये उसमें भी पढ़ा था अपन ने धन विधेयक की परिभाषा में 110 में, 102 में परिभाषा है, परिभाषा 109 में प्रक्रिया है, पहले प्रक्रिया है फिर परिभाषा है, ठीक है ना, लगा सकते। इस प्रकार बजट की स्वीकृति के लिए संसद समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में आय और व्यय की अनुमति प्रदान करती है। संसद विभिन्न वित्तीय समितियां, आ गई पीएससी, ईसी, सीपीयू से सरकार के खर्चों की जांच भी करती है और उस पर नियंत्रण रखती है। जैसे पीएससी मैंने बताया था, पीएससी को सीएजी की आईज एंड ईयर्स बोलते हैं, है ना, आंख और कान, सीएजी की, और ईसी को बोलते हैं एस्टिमेट कमेटी। ये दोनों जुड़वा बहने हैं, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, है कि नहीं है। तो ये तो जब खर्च हो चुके होते हैं उनके बाद करती है उन खर्चों की जांच, तो मतलब ये पोस्टमार्टम का काम करती है, पोस्टमार्टम। और एस्टिमेट कमेटी जिस समय बजट बन रहा होता है, बजट के दौरान, बजट के बनने के दौरान ये कार्य करती है कि नहीं है। ऐसे समितियां पढ़ी थी अपन ने, तो द्वितीय वाचन के समय बजट जाता है अपनी स्थिर समिति के पास, एस्टिमेट कमेटी के पास, ऐसे, और फिर खर्चे हो जाते हैं, सही हुआ या नहीं खर्चा, ये काम करती है, जांच करती है पीएससी, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पोस्टमार्टम का काम, मृत्यु हो गई, अब मृत्यु कैसे हुई ये तो पोस्टमार्टम में पता लगाते हैं चीर फाड़ करके, ऐसे। फिर क्या है, इन समितियों में शामिल है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी वे अवैध, अनियमित, अमान्य, अनुचित प्रयोगों, सार्वजनिक खर्चों को दुरुपयोग मामले में का सामने लाती है। बजट, देखो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, प्रिंसिपल ऑफ एन्यूटी। ये क्या कहता है, देखो, प्रिंसिपल ऑफ एन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ एन्यूटी ये बोलता है, मतलब वार्षिकता का सिद्धांत, वार्षिकता ये कहता है कि आपको जो धन दिया है ना बजट में, वो 1 साल के लिए दिया है, मतलब आपको आगामी 31 मार्च तक इसको खत्म करना है। जैसे अपन 2023 में चल रहे हैं, बजट आने वाला है, ठीक है, 1 फरवरी को, ओके, तो इसमें जो भी पैसा आपको आवंटित होगा वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक आपको खर्च करना है। अगर नहीं करोगे तो वो पैसा लैप्स हो जाएगा, फिर वापस से वो पैसा किस में जमा हो जाएगा, वो संचित निधि के अंदर वो पैसा वापस से जमा हो जाएगा। समझ गए इतनी चीज, है ना। तो वो बचा हुआ पैसा जिसको खर्च नहीं कर पाए आप 31 मार्च 2024 तक, वो वापस से संचित निधि में जमा हो जाएगा। तो इससे 2 चीजें होती हैं, एक तो अपन ने मान लिया ठीक है सर धन खर्च नहीं हुआ, वो आ गया वापस, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है कि प्रशासन जो है ना, मतलब एग्जीक्यूटिव, देखो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में मंत्री तो आते ही हैं, मंत्री के साथ साथ जितने भी अपन सरकार के विभाग देखते हैं, मान लो मंत्री जैसे स्वास्थ्य मंत्री, वो तो कार्यपालिका के सदस्य होगा, लेकिन जो सारा स्वास्थ्य मंत्रालय, मतलब हर प्रकार का डॉक्टर, नर्स, हर तरह का जिसको सरकार पैसा दे रही है, ठीक है ना, वो सारे कार्यपालिका के हिस्से होते हैं, मतलब सारी नौकरशाही कार्यपालिका का हिस्सा होती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो मैं बता रहा था, अगर पैसे नहीं खर्च कर पा ले तो वो मंत्री और उसके विभाग में जितनी भी वो पूरी नौकरशाही है उन सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि क्या है, तुम पैसे नहीं खर्च कर पाए, फिर मांगे क्यों थे। ये कुछ वैसे है जैसे पिताजी से कोचिंग के लिए पैसे ले लिए, लेकिन कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया अपन ने किसी भी कारण से, है कि नहीं, तो पैसे का तो वो खराब ही हुआ ना, वो बात दूसरी कि पैसे पिताजी दोबारा ले लेंगे, लेकिन तुम्हें तो खर्च करने के लिए दिए थे ना यार, वाजिब कारण से, वो वाजिब, और तुमने खुद नहीं मांगे थे, पहले प्रस्ताव पेश होते हैं, बीएफसी होती है कि बजट फाइनलाइजिंग कमेटी मीटिंग होती है बजट से पहले, उसमें हर विभाग से प्रस्ताव मांगे जाते हैं, तो तुम्हारा प्रस्ताव था, साला हमने टाइम वेस्ट करके और समितियों से डिस्कशन करके तुमको ये दिए पैसे और तुमने खर्च ही नहीं किया, गलत है ना। तो अब ये छीछी होने का डर होता है, अब छीछी होने का डर होता है तो क्या होता है, पूरे साल भर तो विभाग में जो नौकरशाही आराम से बैठी, फिर जब जनवरी एंड और फरवरी आ जाता है ना, मार्च होली का आसपास, तो खास तौर पे होली से पहले मार्च में, और यार वो पैसे तो खर्च किए ही नहीं, और जल्दी से सामान ले लो, जल्दी से सामान ले लो, जल्दी से उसको दो पैसे, और जल्दी सामान ले लो, आना फनन मेरी तरह। तो मार्च के महीने में सारे पैसे खर्च होते हैं, फिर फरवरी मार्च में भाग में। अब उसमें क्या होता है, कई बार हेराफेरी भी जल्दी काम शैतान का, है कि नहीं है। तो मार्च पूरे साल तो बेटर है, अब मार्च में ही खर्च करते हैं जबरदस्ती, तो उसको मार्च रस बोलते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो ये मार्च रस से बचने के लिए ही अपन ने क्या है, इस बजट को 1 महीना आगे सरकाया, तो मोदी सरकार ने 2014 से, पहले बजट आता था अपने 1 मार्च को,
है कि नहीं है? उसको एक महीने पहले कर दिया 1 फरवरी को। वो मैंने आपको अनुच्छेद 112 में पूरी कहानी समझा रखी है। मन तो नहीं कर रहा बिल्कुल समझा रहे, समझा देता हूं। हाँ, वो इसलिए किया मेरे प्यारे बच्चों, समझाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वहां चीज समझा दी यहाँ समझा दी तो फिर मेरे को मजा नहीं आता। वो रिपीटेशन थोड़ी ना करना। खैर छोड़ो, तो वो इसलिए किया 1 महीने पहले, इसलिए किया कि जिससे क्या है कि जैसे क्या होता था पहले 1 मार्च को होता था, तो पास होते 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 तो मई आ जाती थी, क्योंकि समिति के पास में समिति सर बहुत टाइम लगता है ना, तो मार्च मई आ जाती थी। अब मई फिर 1 जून को आ गया अपने मानसिंह मतलब मानसून, केरल में 1 जून को दस्तक दे देता है, तो वो पैसे फिर रिलीज होते होते वो 1 जुलाई तक रिलीज होते हैं। तो भाई मानसून आ गया, तो जो पैसे रिलीज किए ना 1 जुलाई को, उनमें काम ही चालू नहीं हो पाता था दिवाली तक। तो आप देख लो, मानसून गया अगस्त तक जाता है, 28 अगस्त तक, फिर सितंबर अक्टूबर में तो आ ही जाती है दिवाली, वो अपने त्योहार आ गए, और फिर दिवाली आ जाती है, और फिर अपनी जैसे देखिए त्योहारी सीजन आ जाता है, तो लेबर वगैरह भी महंगी हो जाती है। फिर काम स्टार्ट होता है जनवरी, वैसे ठंड में हाथ पांव काम नहीं करते हैं तो और फिर थोड़ी थोड़ी गर्मी चालू होती है बसंत पंचमी के बाद। बसंत पंचमी पूछा था ना, माघ शुक्ल पंचमी, तब थोड़ी बहुत चालू होती है। तो अरे बसंत पंचमी में तो आ गया फरवरी, और जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी पैसे खर्च करने अपने को, तो अरे वो मार्च रस हो गया, है कि नहीं है? तो ये मार्च रस से बचने के लिए उस बजट जो 1 मार्च को आता था उसको किया 1 अप्रैल को, एक महीने पहले 1 फरवरी को, अप्रैल नहीं 1 फरवरी सॉरी, है ना। 1 मार्च को अपन ने कर दिया 1 फरवरी, जिससे कि क्या है, अब तुमको 1 अप्रैल तक पैसे हम दे देंगे, है ना। तो मानसिंह आने से पहले पहले पैसे मिल गए, काम चालू वालू कर दो, ऐसे समझ गए। ये जैसे है ना, देखो ना ये ज्यादा संकट कैसे हुआ, देखो कोयला संकट है ना, कोयला संकट में बहुत ज्यादा ये चीज थी, क्योंकि कोयला खदानों के लिए जो अपने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन महारत्न कंपनी है ना, उनको पैसे यार तुमने जुलाई में दिए। जुलाई में तो मानसून आ जाता है, कोयले की खदाई कर ही नहीं सकते हम, और वो स्टोर नहीं हो सकता कोयला, क्योंकि वो सीलन आ जाएगी पानी से उसमें, है कि नहीं है। तो हमें पहले रख रखाव के पैसे देते, तुम पहले देते तो हम पहले कोयला स्टोर भी कर लेते और रख रखाव मेंटेनेंस भी कर देते, एनुअल मेंटेनेंस पावर प्लांट्स का। अब पैसे तो तुमने दिए, अगस्त में जब बारिश सिर पे बारिश हो रही है, तो हम तो भैया कोयला नहीं खोदेंगे, स्टोर करने की जगह नहीं है, गीला हो जाएगा, अभी कहां से खोदे हम, लेबर ही नहीं है, बारिश में कौन घुसेगा खदान ना, है कि नहीं। तो इसलिए इसको अपन ने पहले कर दिया 1 मार्च की जगह 1 फरवरी है ना। तो यही है वार्षिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी के आधार पर होता है, जिसमें संसद सरकार को 1 वर्ष में व्यय करने के लिए धन उपलब्ध कराती है। यदि मंजूर किया गया धन वर्ष के अंत तक, मतलब 31 मार्च तक, है ना, व्यय नहीं किया होता है, तो शेष धन व्यक्तिगत लैप्स हो जाता है तथा भारत की संचित निधि में चला जाता है। इस प्रक्रिया को व्यक्तिगत का सिद्धांत, रूल ऑफ लैप्स कहते हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं है डलोजी वाली, लेकिन सिद्धांत की जो आत्मा है वो सेम है। हालांकि सिद्धांत के कारण वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय का भारी कार्य उत्पन्न होता है, व्यय का भारी कार्य, और फटाफट करो, बिल लाओ, बिल बनाओ, फटाफट सामान पूरी साल लेकर आओ, लिया लो स्टेशनरी का बिल लिया फटाफट, है ना, जिसे मार्च रस कहते हैं। रस मतलब भाग भाग हो गई ना, चलो जल्दी चलो, ट्रेन शुरू करो, ट्रेन भागो वो रस, ये मार्च रस हो गया ठीक है, ऐसे है। तो मोदी जी ने क्यों 1 मार्च को 1 फरवरी किया, इस मार्च रस से बचने के लिए। समझ गए आप? तो नहीं समझे तो वापस कर लो, रिवाइंड और सुन लो, ठीक है। फिर अपन चौथा कार्य देखते हैं, मतलब अभी तक अपन ने क्या देख लिए, विधायी कार्य देख लिए, ठीक है, कार्यपालिका के कार्य देख लिए, है। फिर तीसरा कौन सा रह गया, हाँ, वित्तीय कार्य देख लिए, विधायी देख लिए, कार्यपालिका कार्य देख लिए, ये देखे थे ना, कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, विधायी, कार्यकारी, फाइनेंशियल देख ली, वित्तीय। अब देखते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशनल में वही है कि संविधान संशोधन करना, है ना, संविधान संशोधन करना। संसद में संविधान संशोधन शक्तियां निहित होती है तथा संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़कर समाप्त या संशोधित कर सकती है। प्रावधान को ना जोड़ हटा दो यार, जोड़ हटा दो, को समाप्त करके या संशोधित करके इसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है ना। प्रावधान को जोड़, हाँ सॉरी, ये जोड़कर आएगा, है ना, कोमा लगेगा वहां, प्रावधान को जोड़कर कोमा समाप्त करके या संशोधित करके इसमें संशोधन कर सकती है। संशोधन का मतलब हो गया तो कोई नया अपन ने घुसा दिया, जैसे एनजेसी जो था तो 124A-B-C घुसाया था, है ना, इंसर्ट किया आर्टिकल अपने 99 संविधान संशोधन से, ठीक है। समाप्त करके इसमें संशोधन कर सकती है। संविधान मतलब या तो जोड़कर या समाप्त करके संशोधन या संशोधित, भाई या तो नया आर्टिकल इंसर्ट कर दिया, ठीक है, या वर्तमान आर्टिकल को हटा दिया, है कि नहीं है। जैसे अपने कई आर्टिकल्स हटे ही हैं, जैसे
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं, अपन देखेंगे जब अगला को सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो 131 का हटा दिया कि केंद्रीय विधियों पर सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य शक्ति होगी, वो हटा दिया है कि नहीं है ऐसे। तो जोड़कर जैसे 124 यही लो ना, एनजेसी वाला, पहले जोड़ा 99 संविधान से, फिर हटा दिया 16 अक्टूबर 2015 को, या किसी में संशोधन कर सकते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी उसकी ऐसे, ठीक है। ये है किया जा सकता है। संविधान में के मुख्य भागों को विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत का मतलब क्या हो जाता है, इसमें विशेष बहुमत में बस दो चीजें देखते हैं, एक तो टोटल का भी देखते हैं और प्रेजेंट एंड वोटिंग जो उपस्थित है उनका भी देखते हैं। तो टोटल का बहुमत होना चाहिए 50% से ज्यादा और प्रेजेंट एंड वोटिंग का जैसे 2/3 से ज्यादा, ये ऐसे। तो विशेष में ये आ जाता है। और साधारण में केवल प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% देखते हैं। साधारण क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%। ये संविधान संशोधन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में है। ये संविधान की कुछ अन्य व्यवस्थाओं को साधारण बहुमत मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%, संसद बदल सकती है। यह बहुमत संसद में उपलब्ध सदस्यों के बीच में तय होता है। उपलब्ध सदस्य मतलब जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो। कुछ व्यवस्थाएं ही ऐसी है जिनमें संसद विशेष बहुमत या करीब आधे राज्यों मंडलों की सहमति से होता है। कि विशेष मतलब टोटल का चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, फिर इसके अलावा 50% से ज्यादा राज्यों की सहमति अपने को चाहिए, 50% या उससे ज्यादा, ठीक है ना। ये हो गया आधे से ज्यादा, आधे या ज्यादा विधानमंडल। हालांकि अब देखो ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्या संविधान संशोधन अगर आपको करना है तो जो विधेयक है ना वो आएगा संसद में, समझ गए। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें की विधानमंडलों की भी आवश्यकता, 50% से ज्यादा विधानमंडलों की आवश्यकता होती है, कि अनुमोदन की आवश्यकता होती है, समझ गए। लेकिन शुरुआत किसमें होगी, संसद में होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अपना जो संविधान संशोधन का तरीका है वो कठोर भी है, कठोर के साथ साथ लचीला भी है। ऐसे भाई कठोर तो इसलिए कि संसद ही कर सकती है, और लचीला इसलिए कि अपने को, भाई इसको शायद उल्टा कैसे समझ लो आप, भाई लचीला तो इसलिए कि कुछ में तो संसद अपने लेवल पे कर सकती है, कठोर इसलिए कि कुछ में संसद के साथ साथ विधानमंडलों की भी जरूरत होती है। ऐसे वो कठोर हो गया, फैल गया ना काम, विधानमंडलों को भी लेना है साथ में, तो वो कठोर हो गया। तो कुछ में संसद अपने लेवल पे कर सकती है, वो तो हो गया सरल, और कुछ में संसद के साथ साथ 50% से ज्यादा विधानमंडलों की सहमति जरूरी होती है, वो हो गया कठोर। तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया सरल के साथ साथ कठोर भी है, ये कठिन भी कह दो, है ना। ये जब क्या कहता है ये, हालांकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत पूर्णतः मतलब 100% संसद पर निर्भर करती है, न कि राज्य विधानमंडलों पर। इसका केवल एक ही अपवाद है, वो अपवाद क्या है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, विधानसभा का नहीं, विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का, है ना। भाई राज्यों के अंदर दो होते हैं, राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं, स्टेट जो लेजिस्लेचर होते हैं, उनमें दो हाउस होते हैं, क्या, एक तो विधानसभा और एक विधानमंडल, ठीक है। तो जैसे राजस्थान है, राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, लेकिन अपने विधान परिषद को गठित करने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा हुआ है पिछली सरकार ने, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, ठीक है। तो ये जो अपवाद यही आ रहा है कि अगर संविधान संशोधन होता है, अगर किसी राज्य में विधान परिषद बननी है तो संसद कर सकती है, केवल संविधान में संशोधन संसद कर सकती है, संसद को पावर है। लेकिन एकमात्र अपवाद है क्या, कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो पहले संबंधित राज्य की विधानसभा प्रस्ताव पास करके भेजेगी, है ना। बाकी सब इसके अलावा जितने भी संविधान संशोधन है वो सारे संविधान संशोधन संसद सिर्फ अपने लेवल पे कर सकती है। ऐसे एक अपवाद वह है कि कोई राज्य इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सकता है कि अमुक राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, का गठन कर दिया जाए या उसे समाप्त कर दिया जाए, है ना। जैसे आंध्र प्रदेश बहुत अच्छा एग्जांपल है, पहले थी, फिर मतलब सबसे शुरू में जब हुआ गठन तो थी, फिर कैंसिल हो गई, फिर वापस बन गई। ऐसे आज की तारीख के अंदर 5 राज्यों के अंदर विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन से हैं 5 अपने, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नहीं, आंध्र प्रदेश, है ना। ये 5 हैं, यूपी, बिहार, अपने महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ऐसे पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जब से 370 खत्म हुआ तब जम्मू कश्मीर में आज की तारीख में विधान परिषद नहीं है। केवल वहां पे अपने देखा कि जो विधानसभा की जो सीट्स थी वही यूटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। ठीक है, ये है विधान परिषद का गठन और समाप्त करना। ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसकी शुरुआत राज्य विधानमंडल में होती है, ना कि संसद में। बाकी सभी संविधान संशोधनों की शुरुआत कहां होती है? संसद में। समझ गए? इस प्रकार संसद संविधान को 3 प्रकार से संशोधित कर सकती है: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा, लेकिन आधे से अधिक विधानमंडलों की स्वीकृति। तीनों बहुमत मैंने बता ही दिए हैं। ये प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% होता है, 50% है ना। विशेष में क्या होता है? टोटल का 50%। टोटल कैसे? जैसे मान लो 543 सदस्य हैं तो इसका 50% कितना बनेगा? 272। और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ठीक है, तो जैसे 90 सदस्य अभी अपने पास बैठे हैं तो 90 सदस्य का 2/3 कितना हो जाएगा? 60 सदस्यों का अपने को समर्थन आवश्यक है। ठीक है, फिर तीसरा विशेष बहुमत। इसमें ये दोनों तो जुड़ ही जाएंगे, साथ में 50% से अधिक राज्यों का अपन को समर्थन चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एनजेसी जो था ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो उसका जो ये इसी के तहत था, ये 50,000 राज्यों के। तो सबसे पहला राज्य जो था ना जिसने एनजेसी वाले बिल को सहमति दी थी, वो राजस्थान था, है ना। ऐसे ठीक है, ये हो गए 3 तरह के। फिर क्या है? संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है। संसद चाहे तो हर कहीं संशोधन नहीं कर सकती। ये किसने बताया? ये केशवानंद भारती जो था, 1973 का केस था, केशवानंद भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित किया कि संसद हर जगह चेंज कर सकती है लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जानना है आपको तो एक बार मौलिक अधिकार वाला चैप्टर पढ़ो, उसमें सब लिखा हुआ वीडियो में। बेसिक केशवानंद भारती कौन थे सब बताया हुआ। केरल के मठाधीश थे, तो इनके मंदिर की संपत्ति लेने लगे तो पहले केरल राज्य में आया, फिर एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक है ना। ये तो कोई भी केस हाईकोर्ट में चल रहा हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला सकता है। ठीक है, आर्टिकल 139 के तहत अपील तो अपन कर ही सकते हैं। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो होता है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन आएगा अपने सिविल व दांडिक मामलों में 132 के तहत अपील, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन 131, अपील 132 के तहत कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट खुद भी बुला सकता है 139 में, 139 आर्टिकल 139 अंतरण ट्रांसफर 139 अंतरण और 139A आर्टिकल 139 ये ट्रांसफर करना ऐसे। ठीक है, ये हो गया। तो मूल ढांचे में चेंज नहीं कर सकती। ये किसमें बोला? केशवानंद भारती बाद में बोला। बहुत इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती 1973 केशवानंद भारती में एक्चुअली क्या था? KS हेगड़े सुप्रीम कोर्ट के उस समय चीफ जस्टिस थे, तो बहुत महंगा पड़ा उनके लिए। अपन देखेंगे जब अपन पढ़ेंगे ना न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 124 2 में 124(2) में देखेंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश को हमेशा चीफ जस्टिस बनाया जाता है अगला, लेकिन 2 बार उल्लंघन हुआ, दोनों बार इंदिरा गांधी के समय हुआ, है ना। सबसे पहले अपन देखेंगे अजीत नाथ रे के केस में 1973 में। तो अजीत नाथ रे से पहले क्या है? अजीत नाथ रे है ना, अजीत नाथ रे को बनाया चीफ जस्टिस 3 जजेस को सुपरसीड करके। वो 3 जजेस में सबसे पहले थे KS हेगड़े। ये KS हेगड़े इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जज थे केशवानंद भारती मामले में। तो KS हेगड़े ने इंदिरा गांधी का अगेंस्ट में बोला था। तो जब KS हेगड़े को चीफ जस्टिस बनाने की बारी थी तो चौथी सीनियरिटी पे जो थे अजीत नाथ रे, उनको चीफ जस्टिस बनाया इंदिरा गांधी ने, ऐसा। और दूसरा 1970 में मौका आएगा हमीदुल्लाह बेग वाला, वो भी इंदिरा गांधी के समय। उनको ले डूबी थी अपने मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो अरेस्ट हुई, उनको क्रिटिसाइज किया था अपने ADM जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला वाद के अंदर। पढ़ेंगे अपन, आएगा वो ऐसे। तो सिर्फ 2 बार ही वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ, बाकी तो हमेशा सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस बनते हैं। तो एक बार जो अजीतनाथ रे बने ना, वो केशवानंद भारती मामले में लेना देना है। हेगड़े जो गए ना, हेगड़े का लेना देना था। हेगड़े ने डिसीजन दिया था केशवानंद भारती बाद में कि संविधान संशोधन मतलब बेसिक ढांचे से संविधान संशोधन से बेसिक ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। तो इंदिरा गांधी तो मनमाने संशोधन की जा रही। देख लो आप, इंदिरा गांधी 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में और 42वां संविधान संशोधन हो गया 1976 में। 24th हुआ 1971 में और 42nd हो गया 1976 में। 4 साल में देख लो करीबन 20 से 25 संविधान संशोधन हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा इंदिरा गांधी तो हर किसी को हिला देगी ऐसे। तो फिर ये बेसिक ढांचे वाली बात इस केशवानंद भारती में आई।
तो केएस हेगड़े बोल तो गए, लेकिन फिर वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। इंदिरा गांधी ने बोला बेसिक स्ट्रक्चर सिखाता है ना मेरे को, ले अब तू बन जा चीफ जस्टिस। तो ऐसे भी रंजिश निकाली जा सकती है, निकाली गई जा सकती क्या है ऐसे। तो इंदिरा गांधी ने नहीं बनने दिया उनको चीफ जस्टिस। तो इंदिरा गांधी ने क्या बोला, इंदिरा गांधी ने, भाई इंदिरा गांधी ने तो कुछ ना कुछ सपोर्ट लिया होगा। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी 1956 की, उसमें लिखा हुआ था कि जो सही लगे वो बना सकते हैं अपन ऐसे। तो तब तक ये क्या है, फिर 4 जजेस केस है, तो ये 2nd जजेस केस में आया कॉलेजियम 1993 में ऐसे। उसमें फिर 1+4 कॉलेजियम आ गया, कॉलेजियम की सिफारिश पे फिर बनते हैं आज की तारीख तक 1993 से आज तक। मतलब राष्ट्रपति को सिफारिश देता है कॉलेजियम, जिसका हेड होता है चीफ जस्टिस, और उस कॉलेजियम में 1+4 होते हैं चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो अपॉइंटमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का, और हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कहां करोगे, ये कर ही नहीं सकते। समझ गए। तो यार केशवानंद भारती के अंदर ये था, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, माफी चाहता हूं, जरूरी था समझाना, मजबूरी थी, क्या करूं। न्यायिक शक्तियां व कार्य क्या है संसद के। संसद की न्यायिक शक्तियां व कार्य निम्नलिखित हैं, क्या है। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकती हैं, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती हैं, लेकिन संकल्प पारित होना चाहिए पहले राज्यसभा में। वह उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, केवल मुख्य, अन्य चुनाव आयुक्त नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है। यह अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को इसकी अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दंडित कर सकती है। विशेषाधिकार प्रस्ताव देखा था अपन ने। फिर निर्वाचक शक्तियां देखते हैं, जैसे 6 नंबर पर आ गए निर्वाचक। जैसे मैंने पहले बताया था, निर्वाचक क्या, संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, राज्य विधानसभाओं के साथ में, है ना, विधानसभा ही भाग लेती है, विधान परिषदें भाग नहीं लेती हैं, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली लेती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेसिडेंट के इलेक्शन भाग नहीं लेती। तो संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। और जबकि उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य ऑल, और यहाँ केवल इलेक्टेड, ठीक है ना। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है, जबकि राज्यसभा केवल अपने उपसभापति को चुनती है। सभापति को क्यों नहीं चुनती, पहले बता दिया, क्योंकि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा का। संसद को यह भी शक्ति है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है। सदन मतलब संसद सदन के दोनों सदनों राज्य विधायकों के निर्वाचन के संबंध में नियम बना सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है, देखा है अपने समय। इसी आधार पर संसद ने राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 व लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 व 1951 बनाया, ठीक है। तो ये हो गया अपना निर्वाचन शक्ति। साथ में अपन देखते हैं अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियां क्या कहती हैं, देखते हैं। अन्य शक्तियों में सबसे पहले देखो क्या है, वह देश की विचार विमर्श की सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है। तो देश में जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन सब पे चर्चा कहाँ होती है, संसद में होती है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करती है। यह 3 मतलब जैसे विचार, जैसे WTO में हुआ, कुछ हुआ, जैसे आज अपन देखते हैं क्लाइमेट चेंज है, UNO है, ठीक है, टेररिज्म का इशू है, कोविड क्राइसिस है, तो इंटरनेशनल इश्यूज है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ये सब जैसा चाइल्ड अब्यूज है, हथियारों की तस्करी है, जाली मुद्रा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो इन पर चर्चा कहाँ होती है, संसद में होती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व। 3 तरह के आपातकाल घोषित हो सकती है। 352 के तहत राष्ट्रपति शासन देश में, 356 के तहत किसी एक राज्य, एक से अधिक राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन, और विद्या आपदा जो आज तक लगी नहीं है अनुच्छेद 360 के तहत। जो डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था ना, हमने नोटबंदी जो हुई थी, वो विद्या आपदा नहीं थी, ठीक है ना, ये समझना है, की संस्तुति कर सकती है। वह संबंधित राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर विधान परिषद की समाप्ति या उसका गठन कर सकती है, पढ़ेंगे अपन भाग 6 के अंदर। वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन कर सकती है साधारण बहुमत से। आज अगर संसद को लग जाए ना कि जैसलमेर को पाकिस्तान में देना है, पाकिस्तान में दे सकती है संसद साधारण बहुमत से। बेरूवाड़ी वाली बाद में मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 1 देखो। दूसरा, राजस्थान का नाम बदलकर कुछ भी करना है संसद को, तो बगैर राजस्थान की अनुमति के राजस्थान सरकार कर सकती है, ऐसे किसी भी राज्य का नाम चेंज करना हो। वह उच्चतम एवं उच्च न्यायालय का गठन एवं न्याय क्षेत्र को नियंत्रित करती है ना, मतलब कि जैसे राजस्थान हाईकोर्ट का ज्यूरिडिक्शन कितना होगा संसद डिसाइड करेगी। या 2 से अधिक राज्यों के बीच एक न्यायालय की स्थापना, जैसे पंजाब हरियाणा में अपन देखते हैं एक मतलब कॉमन हाईकोर्ट जैसे जो है ना, वो जैसे अपन देखते हैं क्या नॉर्थ ईस्ट के जैसे जहां है, तो आसाम में ज्यादा गुवाहाटी के अंदर दे रखा है, फिर मेघालय और त्रिपुरा में तो अलग अलग अपने हैं। फिर जैसे अपन देखते हैं कि अंडमान जो यूनियन टेरिटरी है वो अंडमान निकोबार, उसमें कौन सा हाईकोर्ट लगता है, कलकत्ता हाईकोर्ट।
पौंडीचेरी में तमिलनाडु, है ना, ऐसे। तो एक से ज्यादा राज्यों के बीच में जहां कॉमन हाईकोर्ट है तो कौन डिसाइड करता है? ये संसद डिसाइड करती है। टोटल 25 हाईकोर्ट अपने, तो 25 हाईकोर्ट्स का कार्य क्षेत्र, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जब कॉमन हाईकोर्ट होता है तो कौन डिसाइड करता है? आपने जैसे गोवा के लिए महाराष्ट्र है, ऐसे, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये संसद डिसाइड करती है, ठीक है ना। ये होगी इनकी अन्य शक्तियां, गठन एवं न्याय क्षेत्र। बिल्कुल सही सुना आपने, क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन। भाग 1 जो अपन ने देखा है ना, भाग 1 से रिलेटेड जो वीडियो, उनको देखो। बेरूवाड़ी वाद संघ जो वाद है ना, उसके अंदर ये निर्णय है। जैसलमेर को चाहे तो सरकार केंद्र सरकार दे सकती है पाकिस्तान को, कुछ नहीं कर सकती राजस्थान की सरकार, केवल एजिटेशन के। समझ गए? ये बेरूवाड़ी वाद संघ में पढ़ो, बेरूवाड़ी वाद, ठीक है। फिर अपन ने देखा संसद इतने सारे कार्य करती है, सब करती है, फिर भी जो है ना संसद प्रभावी रूप से कार्य क्यों नहीं कर पा रही? तो ये है संसद नियंत्रण की अप्रभाविता। क्या कारण है? तो देखते हैं कि एक तो देश का प्रशासन इतना विशाल और जटिल है कि संसद के पास न तो इतना समय है, और जो समय है वो भी कई बार बहस में या हाउस एडजॉर्न हो जाता है लंबे समय तक के लिए, उसमें व्यतीत हो जाता है। संसद का आकार काफी बड़ा है, ठीक है ना, जैसे 550 अपने लोकसभा, 250 राज्यसभा में, और जो अब जो नया सदन बना है ना, उसमें तो देखो लोकसभा के अंदर में 888 सदस्य बैठने की क्षमता है, और राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य बैठने की क्षमता है? 3, 8, 4। तो ऐसे करके जो टोटल बैठने की है ना, दोनों सदन एक साथ बैठेंगे तो संयुक्त सदन भी बना है वहां पे, उसमें 1272 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसको जोड़ोगे तो 1272 ही तो आएगा ना, ऐसे। अब याद कैसे रहेगी? देखो लोकसभा में 888 याद रख लो यार, क्या है ना। अब 888 है ना, राज्यसभा कैसे याद रहेगी वो बता रहा हूँ। ये सीट्स है उसके अंदर, ये अगले क्वेश्चन एडवांस में बता रहा हूं मैं आपको। नया संसद भवन बना, उसमें लोकसभा में बैठने की क्षमता कितनी है, राज्यसभा में कितनी, और संयुक्त सदन जो बना उसमें कितनी है? 3 सदन बनते हैं हमेशा, लोकसभा राज्यसभा, और फिर दोनों भी तो एक साथ बैठेंगे ना। राष्ट्रपति आर्टिकल 87 के तहत संबोधित करेगा, दोनों को एक साथ ही तो करेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये 384 याद कैसे रहेगा? देखो ये 888 है ना, तो 888 कितनी बार है? 3 बार है। 3 बार क्या है? 8 है, और फिर 8 का आधा 4 हो गया। वापस बता रहा हूं, 888 कितनी बार है? 3 बार है। 3 बार क्या है? 8 है, और ये 4, और 1212 का 72 हो गया। वैसे टोटल करोगे तो भी, और 8 और 4 12 80 लगी, 8 और 16 80 लगी, 8 और 3 11 80, 1272 हो गया, 1272, 12 की 72 वैसे होगा, 12 6 72, ऐसे इजी है। तो ये जो नया पार्लियामेंट बना है ना, संसद भवन, उसकी क्षमता बता रहा हूं आपको। तो और अभी वर्तमान में तो कितनी है? ये इधर यूं जैसे देखे तो 550, 250, तो हो गया 800। तो देखो 800 तो अब लोकसभा में बैठने की क्षमता है। तो अभी तो क्या है, जैसे अपन देख रहे हैं कि 2026 तक सीट्स फ्रीज है, 2026 तक संसद की सीटों में कोई वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। 1976 की जनगणना के आधार पर 2026 तक जो सीट्स है वो फ्रीज है, ठीक है। लेकिन 2026 के बाद तो मोदी जी का अगले का तीसरा कार्यकाल भी तो आ रहा है 24 में। मैं थोड़ी कहता हूं, तो देश की जनता कहती है उसका, तो मैं क्या करूं, है ना। तो 26 में हो सकता है जब सीटें बढ़े, तो यूं ऐसे तो सीट होगा, लेकिन एक और जनसंख्या के आधार पे है। अब जैसे यूपी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो यूपी को ज्यादा सीट मिलेगी। अब केरल ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है तो उसकी सीटें कम बढ़ेंगी, तो केरल बोलेगा फिर इसका मतलब मैंने गलती करी जनसंख्या नियंत्रण करके, मैं भी अब बढ़ाऊंगा खूब। अरे अब बढ़ाने से क्या होगा, अब तो हम सीटें आवंटित कर रहे हैं, तो फिर केरल को दुख होगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका मतलब बीमारू राज्य जिन्होंने अनियंत्रित तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ने दी, यदि उनको 2026 के बाद संसद में लोकसभा राज्यसभा के अंदर बढ़ी हुई सीटें मिलती हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा है, ठीक है ना, तो उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो क्या ये अन्याय नहीं है उन राज्यों के साथ जिन्होंने प्रभावी परिवार नियोजन कार्य अपनाया है या उसको लागू किया है? चर्चा करें। जब कुछ तो बताओ क्या लिखोगे, सोचो, बताऊंगा मैं क्या लिखना, समझ गए। तो ये जटिलता वृद्धता ये वो आ गई, ठीक है। आकार काफी बड़ा होता है, ठीक है, समझ गए। अनुदान की मांगे तकनीकी रूप के कारण, अनुदान की मांग तकनीकी रूप कि कैसे, कि मान लो अरे यार तमिलनाडु ने मांगा है, पैसा तो वाजिब नहीं है लेकिन उसका गठबंधन सरकार में उसका आपने को समर्थन है तो उसको देना तो पड़ेगा यार, है कि नहीं है। तो ये तकनीकी यही है, तकनीकी पेच होने के कारण अनुदान की मांगों में। फिर विधायी नेतृत्व कार्यपालिका पर निर्भर होता है, मतलब मंत्रिपरिषद पर निर्भर होता है, ठीक है ना। और कार्यपालिका का नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब विधायी नेतृत्व जो है ना वो कार्यपालिका पर निर्भर होता है, व्यवस्था के ऊपर निर्भर नहीं होता है। विधायिका का नेता मतलब प्रधानमंत्री कार्यपालिका का हिस्सा है,
वो बात दूसरी, तो संसद का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन कार्यपालिका ही डोमिनेंट रहती है। कहने का मतलब मंत्रिपरिषद ही छाए रहते हैं देश में, अन्य सांसदों को कोई नहीं पूछता, ये है इसका मतलब। कार्यपालिका को लोकसभा में बहुमत होता है, तो उसकी आलोचना करना इतना आसान नहीं होता है। जो आलोचना करता है उसको देख लेंगे तुम्हें, है कि नहीं। फिर लोकलेखा समिति जैसी वित्तीय संस्थाएं कार्यपालिका के व्यय पर कार्यपालिका द्वारा व्यय की गई राशि की जांच बाद में करती है, ये पोस्टमार्टम का काम करती है लोकलेखा समिति। अब तो खर्चा हो गया, आलोचना कर सकते हो, ज्यादा जो पैसे गलत खर्च हो गए उसको तो वापस नहीं ला सकते ना। फिर गिलेटिन का मतलब उचित समय नहीं देकर चर्चा करना, है ना। गला घोट दिया किसने, चर्चा का गला घोट दिया आपने, बगैर चर्चा के आप बहुत कम चर्चा करके बिल पास करा दिए। गिलेटिन के बढ़ते हुए आश्रय से वित्त नियंत्रण की संभावना कम हो जाती है। प्रत्यायोजित विधान या अधीनस्थ विधान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की अभिवृत्ति से विस्तृत विधि बनाने की संसद की शक्ति कम एवं कार्यपालिका की शक्ति बढ़ जाती है। भाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी हो तो संसद लिमिटेड बस खाका बना देती है। फिर जो संबंधित विभाग है ना, मंत्री विभागों के साथ मिलकर उसका असली पॉलिसी डिजाइन करते हैं। तो यार संसद का काम विधायिका कर रही है ना, सॉरी संसद का काम कार्यपालिका कर रही है, मतलब विधायिका का काम कार्यपालिका कर रही है, तो गलत है ना। तो इसलिए फिर संसद की भूमिका कम हुई है। राष्ट्रपति द्वारा अत्यधिक अध्यादेशों का निर्माण से संसद की विधान बनाने की शक्ति कम हुई है। लेकिन वो बात दूसरी है कि ये विधान अगले 7.5 महीनों में पास होना चाहिए संसद से। संसदीय नियंत्रण अधिकांश प्रकृति में राजनीतिक होता है ना। संसदीय राजनीतिक कैसे कि अच्छा वहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो राजस्थान को पैसा नहीं देंगे अपन, या राजस्थान पे जबरदस्ती राष्ट्रीय शासन लगाएंगे, जैसे हुआ ही है नेले पे देला, है कि नहीं। आई इंदिरा गांधी आई 9 राज्यों के अंदर तक था ब्लड, फिर मोरारजी देसाई आए 10 राज्यों के अंदर तक नेले पे देला, गवर्नर को पलटा था उन्होंने ऐसे। फिर राजनीति कैसे, मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे, मुझे जाने छत्तीसगढ़ में लाल किले की स्टेज बनाई गई थी, और वहां से उन्होंने बोला था कि आधार और नरेगा में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना भारत में कभी नहीं, और जब भी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबसे पहले इन दोनों को खत्म करूंगा। सुन लो भाषण से लाल किले से, मतलब कृत्रिम लाल किला, आर्टिफिशियल लाल किला बनाया गया था 2000 लोकसभा चुनाव के उसमें प्रचार में छत्तीसगढ़ में। अब फिर देखो जब प्रधानमंत्री बने तो डबल हो गया इनका खर्चा। किनका, मतलब अपने आधार पे, आधार बन गया बिल्कुल गवर्नमेंट की नीतियों का। जाम अपन ने पढ़ा ना, जाम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल, ये ठीक है। और अपने नरेगा का बजट बिल्कुल डबल हो गया था पहले बजट के अंदर ही, 13,000 करोड़ केंद्र सरकार का, देख लो। तो तुम वहां तो क्या करे थे, यहाँ क्या कह रहे हो। तो जो ये नियंत्रण है ना, एक संसदीय नियंत्रण जो है, इसकी प्रकृति राजनीतिक होती है, पॉलिटिकल, हेल्दी प्रकृति नहीं है इसकी ऐसे। फिर सदन में सशक्त एवं स्थिर विपक्ष का अभाव है। लोकसभा में अपन ने देखा था 16वीं 17वीं लोकसभा में तो कोई विपक्ष का नेता ही नहीं है, क्योंकि क्या देखा था अपन ने, 1/10 से ज्यादा बहुमत, 1/10 से ज्यादा सीटें है ही नहीं विपक्ष के पास, मतलब किसी दल के पास 1/10 से ज्यादा अगर सीटें नहीं, 1/10 या उससे ज्यादा सीटें नहीं है किसी पार्टी के पास, तो विपक्ष का दल कोई नहीं होगा लोकसभा में, कोई नहीं। मैंने बताया था 16वीं 17 में ऐसे, समझ गए। तो है ही नहीं किसी के पास। अब कोई बोलता है कि सर सबसे बड़े को दे दो, अजी संविधान में 1/10 लिखा हुआ है। सबसे बड़े को ना सबसे बड़ी पार्टी को देंगे, ना सबसे बड़ी गठबंधन को देंगे, चाहे वो गठबंधन चुनाव पूर्व का, चुनाव बाद का, किसी को नहीं देंगे। मतलब जो बोला गया ना कांग्रेस की तरफ से 16वीं 17 में कि देखो हम सबसे 1/10 तो नहीं है लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है, नहीं देंगे भैया। तब भी हमारे पास चुनाव पूर्व का गठबंधन है जिसको हम यूपीए बोलते हैं, तो यूपीए को दे दो, नहीं, पार्टी को दिया जाता है स्टेटस ये। और पार्टी भी कौन सी, सबसे बड़ी नहीं, जिसके पास 1/10 सीटें हैं, आपने चुनाव में जीती हो, तो है ही नहीं। बता रहा था जैसे कि नहीं 52 ही है, चाहिए 54 ऐसे लोकसभा में, राज्यसभा में तो है ही ऐसे, ठीक है। इस तरह से अपन को देखना। भाई राज्यसभा मैंने बताया था, भाई राज्यसभा के अंदर सदन का नेता वो तो पीयूष गोयल है, और अपने जैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे थे, लेकिन वो अपने अक्टूबर 21 से वो खाली है, जब से मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बन गए, अपने कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन वहां बना देगी कांग्रेस किसी को राज्यसभा, समझ गए। तो ये ऐसे 11 बिंदु हैं, ये मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संसद क्यों नहीं प्रभावी कार्य कर पाती। तो ऐसा ये शॉर्ट एंड स्वीट अपन को याद रखना है। फाइल थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन डिमांड थी, है ना, इससे ज्यादा अपन इसको छोटी नहीं कर सकते थे। कोई बात नहीं, इसको आराम से देख लो 2 दिन में, फिर आराम से बना लो, इसमें ऐसा क्या है, समझ गए। तो ऐसे ही अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें अपन ने 2 चीजों पर चर्चा करी है, एक तो संसद के कार्य क्या है, और एक संसद प्रभावी तरीके से, एक तो संसद के कार्य क्या है, एक संसद प्रभावी तरीके से कार्य क्यों नहीं कर पाती है,
उन दोनों पे अपन में चर्चा डिटेल में करी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे इसको देख लो आराम से, फिर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, फिर जैसे जो इसके क्वेश्चंस आएंगे उन पे अपन और चर्चा कर लेंगे। ओके, और फिर देखो कोई ज्यादा नहीं है मैटर, ना कोई स्पीड थी, बोलते तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में बोल रहा हूँ, उसमें कहाँ ज्यादा बोल रहा हूँ, जहां हमेशा बोलते हैं उसी में ही है। अब फ्लुएंसी थोड़ी यूं हो गई क्योंकि ये सारा अपन पढ़ चुके हैं, पढ़ने के बाद भी, पढ़ाने के बाद भी फ्लुएंसी नहीं आएगी तो फिर क्या मतलब पढ़ने पढ़ाने का, बताओ मेरे को। ऐसे तो नाराज मत हो, करो प्यार से करोगे, ढंग से करोगे, सब होएगा। ओके।